तो वेलकम बैक। म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत चर्चा सुनी होगी आपने पीएमएस के बारे में। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है या फिर आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा होता है, हिस्टोरिकली जब बाजार टॉप पे होता है तो पीएमएस की बातें भी बड़ी तेजी से होने लगती है। इन्वेस्टर्स हमेशा डिबेट में रहता है क्या उसको पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों और नहीं करना चाहिए तो क्यों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड और पीएमएस में क्या फर्क है, पीएमएस क्या होता है और इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड या पीएमएस में से क्या चूज करना चाहिए, इसको कंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। तो पीएमएस की स्टार्टिंग हुई थी 1993 में। सेबी ने स्टार्ट किया था, पीएमएस अलाउ किया था। अब कोई भी फर्म पीएमएस को स्टार्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू सेबी से उसने पीएमएस लाइसेंस ले रखा हो। स्टार्ट करने के बाद में क्लाइंट के अकाउंट में डीमेट में ट्रेड करने की उसको परमिशन मिल जाती है, जिसके एवज में वो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट फीस चार्ज कर सकता है। इस समय इंडिया में 400 से ज्यादा पीएमएस एक्टिव हैं जो क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं। पीएमएस में भी एक फंड मैनेजर होता है जो म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है और क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। पिछले 7 सालों में पीएमएस का इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। एयूएम जो 2016 मार्च में 10.5 लाख करोड़ था, आज 2023 मार्च में 27.5 लाख करोड़ पहुंच गया है, लगभग 3 टाइम ग्रोथ दे दी है। लेकिन मेन बात यह है कि पीएमएस में फंड सिर्फ एचएनआईज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेबी ने यहाँ मिनिमम टिकट साइज का रखी है 50 लाख रुपए। यदि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का होगा तो ही आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीएमएस में एचएनआई, एचयूएफ, एनआरआई और इंस्टीट्यूशंस कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीएमएस 2 तरह के होते हैं, एक तो डिस्क्रिशनरी और दूसरा नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी पीएमएस में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करने की फुल पावर फंड मैनेजर के पास होती है, यानी कि वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रेड कर सकता है, बार बार उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उसकी एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जबकि नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस में क्या होता है कि जब भी ट्रांजेक्शन करना होता है तो वो एक नोटिफिकेशन इन्वेस्टर के पास जाता है। यदि उस नोटिफिकेशन को अप्रूव करता है तो ही ट्रांजैक्शन उसके खुद के अकाउंट में जाता है। तो ये एक ऐसा तरीका हो गया जिसमें बार बार इन्वेस्टर को बाय सेल डिसीजन को अप्रूव करना पड़ता है, जबकि डिस्क्रिशनरी में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं पीएमएस और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर को यूनिट मिलती है और यूनिट की एक प्राइस होती है और उसके पीछे से फंड मैनेजर उस टोटल एयूएम में ट्रेड करता है, जिसका कोई इंपैक्ट इन्वेस्टर के अकाउंट में नहीं होता है। उसको इंटरेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी एलोटेड यूनिट में और उसकी एयूएम के मार्केट वैल्यू पर, जो जिसे हम एनएवी कहते हैं। जबकि पीएमएस में इन्वेस्टर के खुद के अकाउंट में, खुद के डीमेट अकाउंट में ट्रेड होता है। जो भी परचेज और सेल होता है उसके डीमेट अकाउंट में होगा और साथ में उसको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन आएगी कि आज उसके अकाउंट में क्या परचेज या क्या सेल हुआ। कंपैरिजन का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड के केस में आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपए महीने से एसआईपी भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं। जबकि पीएमएस के केस में आपको मिनिमम लमसम 50 लाख रुपए देने होंगे, तभी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एलिजिबल होगा, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं खुल सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पीएमएस जो है सिर्फ बड़े एचएनआईज के लिए है, म्यूचुअल फंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का एक सबसे इजी तरीका है। तीसरा पॉइंट होता है रिस्क में। म्यूचुअल फंड के केस में रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि ये क्वाइट डाइवर्सिफाइड होते हैं। मिनिमम 40 स्टॉक्स इसमें जनरली होते हैं, जबकि पीएमएस के केस में 25 स्टॉक्स का एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। क्योंकि डाइवर्सिफाइड होते हैं, साथ ही साथ इसमें म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम कैपिंग होती है पर सेक्टर की और पर स्टॉक की। यहाँ ऐसी कैपिंग होना जरूरी नहीं है। इंटरनली कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पीएमएस मैनेजमेंट कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि वो मैक्सिमम कैपिंग अपने फंड्स में क्या रखना चाहती है, जबकि यहाँ सेबी ने पहले से डिफाइन की हुई है। इस रूल्स के अंडर में ही म्यूचुअल फंड मैनेजर को काम करना होता है। ट्रांसपेरेंसी की यदि हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के केस में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो महीने में एक बार ही डिक्लेयर करना होता है, जबकि पीएमएस के केस में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। डेली बेसिस पर आपके अकाउंट में ट्रेड होता है, शाम को आपको पता लग सकता है कि ट्रेड वैल्यू क्या थी, किस अमाउंट पे हुआ, क्या खर्चे लगे, जबकि यहाँ कोई भी खर्चा मालूम नहीं चल पाता है। सिर्फ महीने में एक बार आपकी पोर्टफोलियो डिक्लेयर किया जाता है। म्यूचुअल फंड
रिसर्च करने के लिए आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। जैसे ही गूगल करेंगे अच्छे और बुरे फंड्स का कंपैरिजन बहुत इजीली मिल जाएगा। जबकि पीएमएस के केस में उतना डेटा उतना क्लैरिटी से नहीं मिलता है और यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंगली फंड मैनेजर को काम करना होता है। यहाँ पे हर फंड मैनेजर पीएमएस के केस में वो अपना खुद का स्टैंडर्ड बना सकता है और अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। म्यूचुअल फंड काफ़ी रिजिड फ्रेमवर्क में काम करते हैं। सेबी की बहुत ज़्यादा इस पर नज़र है, यानी कि इसका कंप्लायंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा होता है। यहाँ रिजिड नहीं है, रिलैक्स्ड रहते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए अभी अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ ने भी सेबी को अप्रोच किया है कि हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकें और पीएमएस की तरह उसमें काम कर सकें, जिससे इन्वेस्टर को पीएमएस की तरह बेटर रिटर्न दिलाने की कोशिश कर सकें, या अच्छा हमारे पास इतनी फ्रीडम हो, फंड मैनेजर के पास इतनी फ्रीडम हो कि वो पीएमएस की तरह अच्छा काम कर सकता हो और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकता हो। म्यूचुअल फंड के में 3 या 4 तरह के कॉस्ट होते हैं, जिसमें एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, और इसी पैसे में से फंड मैनेजर को यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा अर्न करना होता है। जबकि पीएमएस के केस में ये तीनों तो खर्चे होते ही हैं, साथ में फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो 1 से लेकर 2.5% तक कुछ भी रेंज में हो सकता है वो देना होता है। और कुछ केसेस में तो परफॉर्मेंस बेसिस पर भी रिटर्न आपको देना होता है, यानी कि 20% ऑफ आउट परफॉर्मेंस, इस तरह से भी आपको कॉस्टिंग पे करनी पड़ सकती है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और इसके साथ साथ ही एसेट एलोकेशन टाइप के फंड भी हैं। जबकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन कोई डिफाइन नहीं है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपना क्लासिफिकेशन बनाकर प्रमोट कर सकता है। यदि हम रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्यूचुअल फंड स्ट्रिक्ट बहुत कंट्रोल में है, माइक्रो मैनेजमेंट तक सेबी ने इसको मैनेज किया हुआ है, यानी कि यहाँ इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज़्यादा सेफ है। कभी भी ये सोचना कि म्यूचुअल फंड में किसी इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यदि पैसा म्यूचुअल फंड में नुकसान लग सकता है, क्यों? क्योंकि अंडरलाइन एसेट जो उसमें बाई की गई है उसमें नुकसान या तेजी मंदी के कारण हो सकता है, लेकिन पैसा कभी नहीं डूबेगा। आपको ध्यान होगा सहारा के केस में भी म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं डूबा है इन्वेस्टर्स का, जबकि सहारा में डिपॉजिट कराने वालों का पैसा खटाई में पड़ा हुआ है। जबकि इधर पीएमएस के केस में उतना कंप्लायंस नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ फंड मैनेजर को फ्रीडम ज़्यादा है तो ज़्यादा रिस्क भी ले सकता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी वेरी भी कर सकती है। तो ये दोनों अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों ही मान सकते हैं कि आप फ्रीडम देना चाहते हैं ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए, या आप एक स्टैंडर्ड पे काम करना चाहते हैं। जनरली स्मॉल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टैक्सेशन। म्यूचुअल फंड के केस में फंड आपको इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर यूनिट अलॉट होती है। जब यूनिट अलॉट होती है तो आप जब उस यूनिट को सेल करते हो तो ही आप पे टैक्स लायबिलिटी आती है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, या इसमें कोई भी टैक्सेशन स्लैब लगती हो, जो भी लगती है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब आप बेचेंगे। जबकि वास्तव में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर परचेज सेल कर रहा है, लेकिन आपका इंपैक्ट उस पर कुछ नहीं आ रहा है। यदि आज आपने परचेज किया और 20 साल तक भी नहीं बेचा तो आपको एक भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जबकि पीएमएस के केस में जब भी ट्रांजैक्शन होता है वो आपके अकाउंट में होता है और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ट्रेडिंग इनकम, जो भी इनकम होगी हर साल हर बेसिस पर आप पर लगेगी। ये वैसा ही एग्जाम्पल हो गया जब एफडीएम कराते हैं, चाहे कम्युनिटी कराते हैं, तो भी हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट पर टीडीएस कट जाता है और उसका हमें 1 साल के एंड में टैक्स देना होता है। जबकि डेट फंड के केस में डेट फंड में टैक्स हमें तभी देना होता है जब उसको हम रिडीम करते हैं, रिडीम करने पर ही टैक्स देना होता है। जबकि एफडी के केस में क्या होता है, एक्रूअल के पर भी इनकम टैक्स देना होता है। सेम यहाँ होता है कि जब भी पीएमएस में फंड मैनेजर कोई बाई सेल का डिसीजन लेता है तो बाई सेल पर होने वाले प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना होता है। यदि हम देखें तो म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली बेटर टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है इन कंपैरिजन टू पीएमएस। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो पीएमएस में फंड मैनेजर को सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उतनी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी इन्वेस्टर को। जबकि यहां पर वो कितनी भी एक्टिविटी कर ले, यहां इन्वेस्टर को टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी जब तक कि इन्वेस्टर यूनिट नहीं बेचता है। तो इस केस में पीएमएस मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो म्यूचुअल फंड मैनेजर को, सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर पाए। रीजन सिर्फ है टैक्स, क्योंकि यहाँ टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है। एज ए इन्वेस्टर आपको भी यही देखना है, क्या आपका म्यूचुअल फंड, क्या आपका पीएमएस
अपने म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न दे सकता है आफ्टर टैक्स, तो ही आपके लिए वर्थफुल है। यदि सपोज पीएमएस आपको 1-2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है तो क्या फायदा। यदि आपको एटलीस्ट 5% एक्स्ट्रा रिटर्न देने की हैसियत रखता हो या प्रोबेबिलिटी रखती हो तो आप यहां जाएं तो बेटर लगता है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट इतना बेटर स्मॉल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कुछ समय पहले लाइव मिंट पर एक आर्टिकल आया था जिसमें पीएमएस और म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन किया था और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन का डेटा हमारे सामने आया है। 5 साल के कंपैरिजन में केवल 30% स्मॉल केस पीएमएस स्मॉल केस म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म कर पाए हैं। मतलब केवल 3 में से 1 पीएमएस ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म किया है। इसी तरह लार्ज कैप में बात करें तो सिर्फ 36% पीएमएस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को बीट कर पाए हैं। यानी कि ये तो बिफोर टैक्स की बात है कि सिर्फ 36% पीएमएस ने लार्ज कैप को बीट कर पाया है म्यूचुअल फंड में। अब टैक्सेशन यहां लगना है वो आपका अलग से नुकसान है। और इसी तरह 44% फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप पीएमएस ने म्यूचुअल फंड को बीट किया है। टैक्स अगेन यहां आपको अलग से देना है, तो इसलिए ये देखा जाता है तो इस किसी भी फंड मैनेजर को म्यूचुअल फंड को बीट पाना इतना इजी काम नहीं है। तो अब तक हमने बात की कि दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिक रीजन क्या है। अब कंपैरिजन की बात करते हैं तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कुछ हिंट आपको अभी तक दिया है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, पीएमएस फंड मैनेजर यदि 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता पोस्ट टैक्स तो आपको ऐसे प्रीमियम्स में जाने की जरूरत नहीं है। कंफर्टेबली अपने अकाउंट्स को भी गंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएमएस में जितनी ट्रेड आपके अकाउंट्स में होगी उनकी बुक्स में एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। बार बार सीए के यहाँ जाकर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यहाँ यदि आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं और स्पेशली यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड के केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परचेज एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके बुक्स में आएगी। दूसरा पॉइंट, यदि आपका पोर्टफोलियो 1.5-2 करोड़ से कम है तो पीएमएस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएमएस 50 लाख से स्टार्ट होता है। 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो में यदि 50 लाख आप यहां डाल दोगे तो सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए 1 करोड़ ही बचा, या एफडी या डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए 1 करोड़ ही बचा। मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ या इससे ज्यादा यदि आपका पोर्टफोलियो है तो आप इधर के बारे में सोचें, अदरवाइज यहाँ कंफर्टेबल रहें, टेंशन फ्री रहें और बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट कोई भी हो, जितना इजी होगा, सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा, वनीला प्रोडक्ट होगा, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा ओवर द लॉन्ग टर्म। अदरवाइज आप खुद मेश हो जाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में आ रखे हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। पीएमएस के केस में आपका फंड मैनेजर कितना रिस्क ले पाएगा, लेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आप कुछ नहीं कह सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप बहुत कुछ कह सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर भी ये रिस्क मैनेजमेंट के केस में भी म्यूचुअल फंड ओवरहेड रखता है पीएमएस के कंपैरिजन में। तो ऐसे में अब रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जिसको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना हो, तो म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट शायद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई बना है या बनेगा, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का सबसे इजी और सिंपल तरीका है। म्यूचुअल फंड सही है और यही रीजन है सरकार और सेबी भी ये चाहती है कि म्यूचुअल फंड जैसे हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट में ही स्मॉल इन्वेस्टर पैसा लगाए, जिसमें उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही रिस्क है कि मार्केट रिस्क, वो तो है क्योंकि वो तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी रिस्क नहीं है। अभी तक हम पीएमएस की बात कर रहे हैं, तो पीएमएस में अभी तक मार्केट में कौन कौन से पीएमएस है हम बात करते हैं। यदि मेजरली देखें, सबसे बड़ा पीएमएस हाउस है इनाम, जिसका 33,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेकंड है आस्क, जिसका 26,000 का। थर्ड है आईआईएफएल 21,000 का। फोर्थ है मोतीलाल ओसवाल 10,000 का। फिफ्थ है व्हाइट ओक 13,000 का। ये मेन 5 पीएमएस हाउस है मार्केट में। इसके अलावा कुछ सेपरेट फंड मैनेजर्स के पीएमएस हाउस है, जैसे सौरभ मुखर्जी का पीएमएस है, एबेकस सुनील सिंघानिया का है, हेलियोस समीर अरोड़ा का है, लेकिन एम्बिट है। ये ऐसे फंड्स हैं जिसमें हमेशा एक रिस्क होती है, वो है फंड मैनेजमेंट रिस्क। यानी कि ये फंड्स सिर्फ उस फंड मैनेजर की स्किल पर ही काम कर रहे हैं। क्या आप ऐसे पे जाना पसंद करेंगे या किसी फंड हाउस के पीएमएस पे जाना पसंद करेंगे? अब हम आते हैं फंड हाउस। जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी पीएमएस का काम करती है। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई और यूटीआई, ये 4 है जो मेन रूप से पीएमएस में काम करती है। इसमें एसबीआई 1,21,000 करोड़ का है, लेकिन इसका रीजन है कि कई भी एनपीएस टाइप के जो फंड्स हैं, जो सरकारी फंड्स हैं, वो एसबीआई को मिले हुए हैं, इसलिए सबसे बड़ा फंड हाउस
एसबीआई है इस काम में। ऐसे में हमें ये देखना जरूरी है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि यदि आप पीएमएस करते हैं तो ये देखें कि एक तो की फंड मैनेजर रिस्क नहीं होनी चाहिए, दूसरा फंड हाउस रीजनेबली फोकस्ड होना चाहिए। जनरली टॉप 5-6 जो हमने नाम लिए वो इसी में है, इसी उनका मेन बिजनेस ही पीएमएस मैनेजमेंट करना है, तो वो कंपैरेटिवली बेटर हो सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है, यदि हम प्रोसेस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एसेट मैनेजमेंट बेस्ड फंड हाउसेज हैं, एसेट मैनेजमेंट बेस्ड पीएमएस हाउसेज हैं, वो प्रोसेस को ज्यादा फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, वहां से उनका प्रोसेस आता है और उस प्रोसेस को फॉलो करने जब यहां करते हैं तो कंपैरेटिवली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकते हैं। हां, कुछ पीएमएस ऐसे जरूर हैं जो यूनिक है, वो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का पीएमएस, इंडिया में सिर्फ एक ही पीएमएस हाउस इसको मैनेज करता है, तो वो आपको एसएमई सेपरेट सेगमेंट हो गया, वो रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि एसएमई का दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, यदि कोई पीएमएस हाउस 10,000, 20,000 या 5,000, 2,000 करोड़ का है, इतना बड़ा फंड मैनेजमेंट करना एसएमई पीएमएस के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो पीएमएस हाउस कंपैरेटिवली छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी यदि कहीं है तो एसएमई में है। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम एसएमई फंड मैनेजमेंट, पीएमएस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करे या आपको इंट्रोड्यूस कराए, तो आप नीचे दिए हुए लिंक में फॉर्म भरकर हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर पीएमएस ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन फिर भी बॉटम लाइन ये कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर आपका क्लियर कट एक ही दिमाग होना चाहिए, क्या मेरा फंड मैनेजमेंट पीएमएस मैनेजर पोस्ट टैक्स 5% का अल्फा जनरेट कर सकता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पीएमएस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपस में कंपैरिजन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा वो इसमें क्लियर हो चुका है। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो हमारी टीम को कनेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब तो मैं जानता हूं कि आप कर ही देंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।